हेलो बच्चों, मैं उत्तम पांडे। मैं अपने पहले वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, वे सभी नियम, वे सभी लॉ, वे सभी रूल्स जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में होल्ड करते हैं, मतलब वे नियम जो जब एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं नए कंपाउंड को बनाने के लिए, नए यौगिक को बनाने के लिए, तो जो नियम उन पर अप्लाई होते हैं, जो नियम उन पर लागू होते हैं, उन्हीं नियमों को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन निम्न है। देयर आर फॉलोइंग laws of chemical combination. A, law of mass conservation. B, law of definite proportion. ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। सी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बच्चों, अर्थ होता है गे-लुसैक लॉ। और अगला है एवोगैड्रो लॉ। Now we will discuss, dear student, in these in brief. First, law of mass conservation. प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसे सबसे पहले बच्चों इसे लेवाइजियर ने बताया था, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। दिस लॉ वाज proposed by Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier. According to this law, mass cannot be created, not destroy. इसका मतलब बच्चों, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसा कि तुम पहले ही जानते हो कि जो कोई केमिकल रिएक्शन होता है वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है, मतलब एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, लेकिन उस एटम डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। जब एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता तो मास भी किसी रिएक्शन के थ्रू
डीके नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। दैट इज मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसका मतलब रिएक्शन के बिफोर में जो मास होगा वही मास होगा रिएक्शन के आफ्टर में। दैट इज इन ए केमिकल रिएक्शन mass of product is equal to mass of reactant। प्यारे बच्चों, इस रूल को प्रूफ करने के लिए लेवाइजियर ने एक एच शेप की ट्यूब ली थी। देख लो, इस एच शेप की ट्यूब में ऊपर से एक पार्ट उन्होंने सोडियम क्लोराइड को लिया था और दूसरे में उन्होंने लिया था सिल्वर नाइट्रेट को। फिर उन्होंने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने पर बच्चों ये आई शेप में हुआ, और आई शेप में होने पर हो क्या गया, दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे से मिल गए। दोनों सॉल्यूशन जब एक दूसरे से मिल गए तो यहाँ पे बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो इन्होंने क्या किया, इसके पहले इन दोनों का वेट मेजर किया था। आफ्टर देन इन दोनों का वेट मेजर किया, उन्होंने पाया कि दोनों कंडीशंस में जो वेट था वो इक्वल था। दैट इज वेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ रिएक्टेंट, और वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। इससे उन्होंने अपने रूल को प्रूव किया था। नाउ वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो था वो आपका जोसेफ फ्राउस्ट के थ्रू दिया गया था। इट वाज proposed by Joseph Proust। According to this, dear student, a given compound always contain exactly same proportion of element by weight, either they are obtained from anywhere। That is, according to this law, a given compound always contain exactly same proportion of element by weight, either they are obtained from any source। इसका मतलब बच्चों, कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, चाहे कंपाउंड को हम कहीं से भी ऑब्टेन करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया वाटर को, तो वाटर में हाइड्रोजन का जो मास है, 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 AMU, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो रेशियो हम निकालेंगे 1:8। अब वाटर का ये जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, 1:8 ही होगा, चाहे वाटर को हम कहीं से भी ऑब्टेन करें, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो लेक वाटर हो, झील की
पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे किसी रिवर का पानी हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे किसी रिएक्शन के थ्रू केमिकली फॉर्म्ड वाटर हो, हर कंडीशन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 1:8 ही होता है। सिमिलरली बच्चों, इसी ढंग से हम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होगा, कार्बन एक एलिमेंट है, एक एटम है, एक एटम का कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन 2 है, तो एक का 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 2 का हो गया 32। रेशियो में निकालूंगा तो ये 4 से कटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 थ्राइस 12 एंड 4 एक 32, तो 3:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 3:8 होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी पाया जाए, चाहे वो व्हीकल से निकला हुआ हो, चाहे वो रेस्पिरेशन के लिए हम ले रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू हम रिलीज कर रहे हैं, हर कंडीशन में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 3:8 होगा, तो 3:8 ही होगा। Now we will move on further topic, which is third. अरे प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे टॉपिक पर जाएंगे जो कि है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। प्यारे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग जब कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उन सारे कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन होने वाले जो सेकेंड एलिमेंट का मास होता है वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements react to each other to form more than one compounds, then the ratio of weights of one element which combine with fixed mass of another is a simple whole number रेशियो। इसका मतलब बच्चों, जब दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हों, देन द रेशियो, तो जो रेशियो होती है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का जो रेशियो होता है जो कि कंबाइन हो रहा हो किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से, वो एक हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो ही होता है। जैसे हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलके दो ऑक्साइड्स देते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 12 ग्राम से कंबाइन होने वाला जो ऑक्सीजन होता है वो 16 ग्राम का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का 12 ग्राम होता है वो ऑक्सीजन के 32 ग्राम से
कंबाइन होता है। इसका मतलब कार्बन के 12 ग्राम से कंबाइन होने वाले CO और CO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 16/32, दैट इज 1:2, जो कि एक सिंपल रेशियो में आता है। सिमिलरली हम बात करें यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन होकर के दो कंपाउंड बनाते हैं, एक H2O और एक H2O2। तो H2O में हाइड्रोजन के 2 ग्राम से ऑक्सीजन 16 ग्राम ऐड हो रहा है। इसी ढंग से H2O2 में हाइड्रोजन के 2 ग्राम से ऑक्सीजन का 32, मतलब हाइड्रोजन के 2 ग्राम से कंबाइन होने वाले जो ऑक्सीजन का वेट रेशियो है वो कितना है आपका 16:32। यहाँ पर भी आपको क्या मिला 1:2, तो ये एक फिक्स है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन एक दूसरे से मिल करके 5 बनाते हैं, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। यहाँ पर नाइट्रोजन के 28 ग्राम से रेस्पेक्टिवली अलग अलग में कंबाइन होने वाला जो ऑक्सीजन हो 16, 32, 48, 64 और N2O5 है 80। तो हम ऑक्सीजन का 20 और नाइट्रोजन के 28 ग्राम से कंबाइन वाले ऑक्सीजन का जो रेशियो निकालते हैं वो हमें मिलता है 16:32, 48:64, 80। इसे मैं काटूंगा तो हमें क्या मिलेगा 1:2:3:4:5, विच इज आल्सो सिंपल होल नंबर रेशियो। ये रहे आपके 3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उनमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका हुआ बच्चों। नाउ अगले केस में हम जाएंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Dear student, law of reciprocal proportion was given by Richter, that is it was proposed by Richter। प्यारे बच्चों, ये दिया गया था जैसा मैंने आपको बताया, ये साइंटिस्ट रिक्टर द्वारा दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जब कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से भी रिएक्शन करते हैं, तो जब दो एलिमेंट स्वयं से रिएक्शन करते हैं तो उनका जो मास का रेशियो होता है वो वही रेशियो होता है उसका सब मल्टीप्लिकेशन होता है जो वे किसी थर्ड एलिमेंट से सेपरेटली रिएक्शन करते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, two elements are combined with each other in same ratio are some multiple of it as which these elements adds with third element of at fixed mass of third element when they combine separately। मतलब बच्चों
जब दो एलिमेंट जब दो एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट से जिस रेशियो में जुड़ते हैं, थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से जिस रेशियो में जुड़ते हैं, ये वही रेशियो होता है जिस रेशियो में वे स्वयं भी जुड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो CH4 बनाता है, और कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो CO2 बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन के 12 ग्राम से कंबाइन होने वाले हाइड्रोजन की जो वेट होती है वो 4 ग्राम होती है। यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड में कार्बन के 12 ग्राम से ऑक्सीजन का 32 ग्राम कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हम देखेंगे कार्बन के 12 ग्राम से, तो हमें मिलेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से 1:8 में पार्टिसिपेट करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1:8 में रिएक्शन करते हैं। कार्बन के फिक्स मास से हाइड्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन का 8 पार्ट सेपरेटली रिएक्शन करता है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे, तो इनमें वही रेशियो होगा, मतलब 1:8 का ही रेशियो होगा, या फिर इसका कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एज यू नो, व्हेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर, दे फॉर्म वाटर, एंड इन वाटर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज आल्सो 1:8। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जिस रेशियो में अलग अलग कार्बन के फिक्स मास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स मास से अलग अलग जिस रेशियो में रिएक्शन कर रहे थे, ये वही रेशियो होता है जब ये आपस में भी रिएक्शन करते हैं। बच्चों, अब हम अगली टॉपिक पर चलेंगे, जो है आपका गे-लुसैक्स लॉ। नाम से ही क्लियर है कि ये किसी साइंटिस्ट का लॉ है। इसका मतलब ये गे-लुसैक एक साइंटिस्ट है जिनका ये लॉ है। ये लॉ गे-लुसैक ने 1808 में दिया था, और उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. When gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. मतलब जो भी गैसें एक दूसरे से रिएक्शन करती हैं या किसी रिएक्शन में के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, वे सारी गैसें एक सिंपल वॉल्यूम रेशियो में होती हैं जब उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जब रिएक्शन करती हैं तो वाटर बनता है। इस कंडीशन में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लगता है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल वाटर का बनता है। तो ये तीनों अपने गैसेस फेजेस में हैं। जब ये तीनों गैसेस फेजे में हैं तो इनका जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन गैस का रेशियो 2, ऑक्सीजन का 1 और फिर वाटर का भी 2, तो ये भी आपका एक सिंपल रेशियो में आता है। सिमिलरली, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो बनता है आपका 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसेस हैं,
इनका जो वॉल्यूम रेशियो है वो 1:1 है, और प्रोडक्ट भी जो बना हुआ है वो भी गैसी है, तो इसका भी रेशियो 2 है। तो ये भी एक सिंपल रेशियो में आता है। ये बोला जाता है आपका गै-लुसैक लॉ। गै-लुसैक लॉ में ये बोला गया कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो गैसेस एक दूसरे से रिएक्शन करती हैं या प्रोडक्ट के रूप में बनती हैं, उन सभी में एक सिंपल होल नंबर रेशियो ही होता है। प्यारे बच्चों, अगली जो टॉपिक है हमारी वो है आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट वाज गिवन बाय एवोगैड्रो इन 1811। तो बच्चों ये 1811 में दिया गया लॉ है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लॉ सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होल्ड करती है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये यहीं से इम्पॉर्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब गैसें का चाहे जो भी हों, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे उनकी जो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। मतलब जैसे टेम्परेचर और प्रेशर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की सेम हो, एक जार में नाइट्रोजन भरा गया हो, एक जार में ऑक्सीजन भरा गया हो, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम भी इक्वल हो जाए, V1 इक्वल टू V2, तो N1 इक्वल टू भी N2 होगा। मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई जितनी भी गैसेस होती हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो बच्चों आज हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है। अगली टॉपिक में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक and please do subscribe my YouTube channel Medha UK Classes. Thanks a lot.